वेलकम टू मेडजी वाईफाई कक्षा। मैं संदीप आज आपके साथ फिजिक्स के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जुड़ा हूं। फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, एटम के मॉडल को डिस्कस किया था, देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस किया था। आपने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हो तो एक बार आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो क्लास हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो यहाँ इस समय वीडियो आपको मिल रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अभी आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए हो रही हैं। आप प्रिपरेशन जहां भी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, आप कंटिन्यूअस वे में अपनी प्रिपरेशन को रखिएगा। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एटीसी और एओ के एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, एक्सरे। एक्सरे टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, स्पेशली इस एग्जाम में। तो आप इस एग्जाम में इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन मान के चलिएगा। क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चंस ये आएंगे कि अपन लोगों को पहले तो कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट क्या है? इसकी थ्योरी समझनी है। किसकी थ्योरी समझनी है? एक्सरे की थ्योरी को समझना है। थ्योरी को समझने के बाद उससे कुछ फॉर्मूले बनते हैं। फॉर्मूले क्या? 1 से 2 फॉर्मूले हैं, बहुत सिंपल फॉर्मूले हैं। उन फॉर्मूलों से ही क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। या क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज होगी एक्सरे की प्रॉपर्टीज से। सेकंड क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज होगी वो आपके डायरेक्ट फॉर्मूले से, डायरेक्ट फॉर्मूले आपसे पूछे जाएंगे। थर्ड पॉसिबिलिटीज क्या आएगी? उन फॉर्मूलों से सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट वो सिंपल क्वेश्चन आपसे तभी हो पाएंगे जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इन फॉर्मूलों को समझेंगे, इन फॉर्मूलों का एनालिसिस करेंगे। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि हम लोग यहाँ पे कोई डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं। हम लोग फॉर्मूला है तो उस फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, उसको फील करेंगे। उसमें जितने भी पैरामीटर आएंगे उन पैरामीटर को डिस्कस करेंगे और कोई छोटा डेरिवेशन होगा उसको भी देख लेंगे। हम फिलहाल लॉन्ग डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे आज की इस क्लास में मैं एक्स रे के टॉपिक को स्टार्ट करने वाला हूँ। आप इस वीडियो को कंटिन्यूस देखिएगा, आपको समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक एक्सरे। एक्सरे क्या है? एक्सरे एक वेव है, एक वेव पैटर्न है। वो आया कहां से? वो आया इस तरीके से। आप इस जो मैं बोल रहा हूं उसको मैं डायग्राम के थ्रू समझाना चाह रहा हूं। चलो पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। when high energy या फिर लो वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन बीम, when high energy low wavelength electron beam strike a metal in a specific manner, then EM wave radiation occur. And this EM wave radiation or part of this EM wave radiation is known as X-ray. एक्सरे क्या है? EM वेव रेडिएशन का एक पार्ट है। EM वेव रेडिएशन तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है, एक तरीके से पूरा एक टॉपिक है। उसके सब टॉपिक हैं, गामा रे, एक्स रे, विजिबल, इनविजिबल, ठीक है, इंफ्रारेड, जो भी रीजन है वो आपके EM वेव में आते हैं, ठीक है। उन वेव में ही मैंने वेव है एक्स रे या एक्स वेव है, तो उसकी प्रॉपर्टी है EM वेव रेडिएशन के अंदर। तो ये चीज है। आप डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं स्ट्राइक करता है मेटल पे, देन क्या है? एक्सरे प्रोड्यूस होती है। यहां जब ये स्ट्राइक होता है तो यहां पे एक फिनोमेना कर होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना कर होता है, जिसके वजह से एक्सरे यहां क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। अगर आपने वो क्लास ना देखी हो तो पहले उस क्लास को देख लीजिए, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, जब आपकी लाइट किसी मेटल पे स्ट्राइक होती है, देन इलेक्ट्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ मेटल एक्साइटेड होते हैं, या वो इजेक्ट हो जाते हैं, या फिर वो इतनी सफिशिएंट एनर्जी उन्हें नहीं मिल पाती है तो वो सरफेस के अंदर क्या करते हैं? मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। आप इस चीज को इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लेक्चर में चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं इस बात को। फिलहाल मैंने क्या बताया कि हाई एनर्जी या लो वेवलेंथ, जब एनर्जी हाई होगी तो वेवलेंथ क्या होगी? लो ही होगी। E इक्वल टू hc बाई लैम्डा, तो E हाई है तो वेवलेंथ क्या होगी आपकी?
लो हो जाएगी। तो हाई एनर्जी लो वेवलेंथ की इलेक्ट्रॉन बीम जब स्ट्राइक करती है मेटल पे तब क्या प्रोड्यूस होती है भाई, एक्सरे प्रोड्यूस होती है। ये एक सिंपल सी बात मैंने स्टेटमेंट की जो फॉर्म में लिख दिया। इसी चीज को मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताना चाहूंगा, आप उस चीज को समझिएगा। एक्चुअली इसका जो प्रोडक्शन होता है एक्सरे का वो कुछ इस तरीके से होता है कि आपके पास एक वैक्यूम ट्यूब है, आपके पास एक वैक्यूम ट्यूब है। इस वैक्यूम ट्यूब में एक साइड कैथोड की बैटरी की सप्लाई है और एक साइड ये एनोड है। ये कैथोड है, ये क्या है आपका एनोड है। और यहाँ पे ये जो कैथोड है ये फिलामेंट के क्रॉस है, ये फिलामेंट से जुड़ा हुआ है, ये फिलामेंट से जुड़ा हुआ है। ये जो एनोड है ये आपके एक मेटल से, ये आपके एक मेटल से जुड़ा हुआ है। ये जो मेटल है ये आपका एनोड से लगा हुआ है। यहां पे जब एक वोल्टेज डिफरेंस है V, एनोड और कैथोड या बैटरी का जो वोल्टेज है वो क्या है, वोल्टेज डिफरेंस क्या आएगा V। इस वोल्टेज V डिफरेंस से यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन की जो बीम होती है वो सीधे क्या करती है, मेटल पे स्ट्राइक करती है। जैसे ही ये मेटल पे स्ट्राइक करती है, ये मेटल पे स्ट्राइक होगी, स्ट्राइक की वजह से यहां पर फोटोन जनरेट होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके इजेक्टेड होते हैं। यहां पर एक ईएम वेव रेडिएशन अकर होगा। इसको हम एक विंडो के थ्रू निकाल लेते हैं और इसी को ही हम नाम देते हैं एक्स-रे। इसी को ही हम क्या नाम देते हैं, एक्स-रे। When electron beam strike to a metal, then EM wave radiation occur. This EM wave radiation और this wave जो है वो आपकी क्या है, एक्स-रे है। ये जो एनोड कनेक्टेड है मेटल से, ये मेटल क्या है, इसका थर्मल कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि हीट हो जाता है इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से, क्योंकि वेरी हाई वोल्टेज, ड्यू टू वेरी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हाई एनर्जी स्टेट में होते हैं। हाई एनर्जी स्टेट में होने की वजह से इनका जो स्ट्राइक होता है वो बहुत तेज होता है। ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे ही आके लूज करते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होगी हाई स्टेट में है, हाई स्पीड में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को लूज करेंगे। तो यहाँ जो मेटल होती है वो हीटेड अप हो जाता है, हीट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो उस हीट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर दो इनलेट लगाए, एक इनलेट और एक आउटलेट। एक इनलेट से वाटर, कौन सा वाटर, कोल्ड वाटर इनसाइड में जाता है इसके, और यही इनलेट ये एक तरीके से कुछ इस तरीके से इसको मेटल को कूल करने के लिए ये अरेंजमेंट होता है। यहां से आउट हो जाता है क्या, हॉट वाटर क्या हो जाता है, आउट हो जाता है, जिससे ये मेटल क्या हो जाती है, थोड़ी सी कूल हो जाती है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज अच्छी हो जाती है, जिससे आपको अच्छी बीम का स्ट्राइक होने की पर एक अच्छी एक्सरे आपको मिलती है। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया, मैंने आपको एक डेफिनेशन की फॉर्म में बताया कि एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है, उसे डायग्राम के थ्रू बताया। तो डायग्राम इतना क्लियर नहीं है, साफ नहीं है, नीट नहीं है, फिलहाल आपके समझने के लिए काफी है। इससे पहले मैंने आपको एक थ्योरी की फॉर्म में भी बता दिया। आप क्वेश्चन कहां से बनते हैं, क्वेश्चन इस चीज से बनते हैं या क्वेश्चन ऑब्वियसली पॉइंट से बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं एक्सरे की प्रॉपर्टीज से। तो हम एक्सरे की प्रॉपर्टी पे जाते हैं, एक्सरे की प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे की प्रॉपर्टीज में अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये हैगा कि मैंने कहा कि ये हाई एनर्जी एंड लो वेवलेंथ, तो वेवलेंथ की इसकी रेंज इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो वेवलेंथ की जो रेंज होती है वो होती है 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम, या फिर 10 की पावर -11 मीटर टू 10 की पावर -8 मीटर। ये आपकी है मीटर में, ये है एंगस्ट्रॉम में, दोनों ही क्या है, वेवलेंथ है। या फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूं तो फ्रीक्वेंसी हो जाती है इसकी 10 की पावर 16 टू 10 की पावर 18 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी ये क्या है, फ्रीक्वेंसी इसकी, ये क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी। एक्सरे जो ट्रेवल करती हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं, यानी कि एक्सरे की जो स्पीड होगी वो होगी आपकी 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड,
ये क्या है, इसकी स्पीड होती है। ये साथ ही साथ स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, स्ट्रेट लाइन में फॉलो करती है। ये पाथ कौन सा फॉलो करती है, स्ट्रेट लाइन का पाथ फॉलो करती है। ये एक्सरे क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये वाली, एक्सरे न्यूट्रल होती है। एक्सरे क्या होती है, न्यूट्रल होती है। कहने का मतलब ये ना इस पे पॉजिटिव का साइन है ना ही इस पे नेगेटिव का साइन है, ये दोनों साइन इस पे नहीं, ये न्यूट्रल है। जब ये न्यूट्रल है तो इस एक्सरे पे ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट होता है ना ही कोई मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होता है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से नॉट अफेक्टेड होती है क्या, आपकी एक्सरे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि इनमें से किस चीज से अफेक्टेड होती है, किससे अफेक्टेड नहीं होती है। तो एक्सरे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्टेड नहीं होती है, मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्टेड नहीं होती है। ठीक है, साथ ही साथ इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको ये भी याद रखनी है कि ये इनविजिबल है। ये आपकी इनविजिबल है। इनविजिबल का मतलब क्या है कि आपको ये दिखते नहीं है। आप जब भी कभी एक्सरे कराने जाते हैं अपना, जो हाँ डॉक्टर की शॉप जाते हैं, क्लिनिक पे जाते हैं, तो आप एक्सरे कराते हैं, तो आपको कोई, आपने जैसे अपना आपको हाथ का एक्सरे कराना है तो हाई वोल्टेज एक सिस्टम होता है, पूरा एक्सरे की मशीन होती है, आपका हाथ वहां रखा जाता है और वो जैसे ही आपके पावर ऑन करते हैं तो आपको कोई पैटर्न, एक्सरे दिखती नहीं है कि कौन सी एक्सरे आपके हाथ पे गई या कैसे उसका पैटर्न बना, कैसे उसकी फिल्म जनरेट हुई, वो आपको नहीं दिखता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इनविजिबल स्पेक्ट्रम से है। ये आपका इसका स्पेक्ट्रम क्या रहता है, इनविजिबल है, ये आपकी दिखती नहीं है। ठीक है, ये आपकी दिखती नहीं है। और ये जो है एक्सरे में एक्चुअली क्या है, ये वेव एंड पार्टिकल नेचर दोनों ही शो करती है। वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, वो आप ड्यूल नेचर ऑफ लाइट पे जब टॉपिक पे जाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो ये वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों ही शो करती है, तो वहां पे आप इस चीज को समझ सकते हैं। उस चीज को मैं आपको दूसरे लेक्चर में आपको समझा दूंगा। ठीक है फ्रेंड, इसके अलावा ये तो नहीं इसकी कुछ प्रॉपर्टी, बट क्वेश्चन और कैसे बन सकते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एग्जाम में, वो बनते हैं कि आपका इसकी कैटेगरी, इसकी दो कैटेगरी में से डिवाइड किया गया है। सिंपल सी बात में सिंपल से शब्दों में कहूंगा कि इसे सॉफ्ट एक्सरे एंड हार्ड एक्सरे इन दो कैटेगरी में रखा गया है। सॉफ्ट एक्सरे और हार्ड एक्सरे क्या है, एक्चुअली जब हम जो वोल्टेज डिफरेंस V था भाई एनोड और कैथोड के बीच में, इस वोल्टेज डिफरेंस V को जैसे ही हमने बढ़ाया, बैटरी की सप्लाई जो वोल्टेज का डिफरेंस था एनोड और कैथोड के बीच का, उसको मैंने इंक्रीज किया, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो स्ट्राइक कर रहे हैं वो हाई एनर्जी से करेंगे भाई, क्योंकि क्या है हाई एनर्जी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा तेजी से स्ट्राइक करेंगे। जब एनर्जी हाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, वेवलेंथ क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। जब ये वेवलेंथ लो हो जाती है, इसी टाइम वेरी हाई वोल्टेज पे वेवलेंथ क्या है, लो हो रही है, तो ये जो फिनोमेना है ये अकल होता है आपका हार्ड एक्सरे में। सॉफ्ट एक्सरे में भी यही फिनोमेना अकल होता है, बट वोल्टेज इतना वहां पे हाई नहीं होता है। तो सिर्फ कहने का मतलब ये है कि हार्ड एक्सरे में लो वेवलेंथ होती है। यहां पे जो तो इसके कंपैरेटिवली यहां पर वेवलेंथ क्या होती है, हाई वेवलेंथ। जब वेवलेंथ हाई है तो एनर्जी क्या होगी भाई, लो होगी। जब इसकी वेवलेंथ लो है तो एनर्जी क्या होगी भाई, हाई होगी, हाई एनर्जी। क्यों भाई, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या रेंज होती है वेवलेंथ की, इसकी जो वेवलेंथ की रेंज है 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम, इसकी 10 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम की रेंज में होता है। ठीक है भाई, बात समझ में आई इतनी बात। ठीक है, ये हार्ड एक्सरे और ये क्या है सॉफ्ट एक्सरे। इसके अलावा इसका जो यूज है, इसका यूज करते हैं रेडियो फोटोग्राफी में इसका यूज किया था रेडियो थेरेपी। ठीक है, तो सॉफ्ट एक्सरे और हार्ड एक्सरे आप समझिए इस बात को।
कि सॉफ्ट एक्सरे में क्या है, वेवलेंथ का जो इशू है वो हाई है, ये लो है, ये एनर्जी इसकी लो है, इसकी एनर्जी हाई है, इसकी रेंज है, ये रेडियो फोटोग्राफी एंड रेडियोथेरेपी में ये यूज किया जाता है। फ्रेंड्स सॉफ्ट एक्सरे और हार्ड एक्सरे ये तो कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट हो गया, कुछ करते हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं, इसको समझते हैं कि एक्सरे से कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो उस चीज को मैं आपको बताना चाहूंगा। ये तो रहा एक तरीके से, एक मैंने कैटेगराइज किया हार्ड एक्सरे एंड सॉफ्ट एक्सरे। यहाँ पे लिखा हुआ था वेवलेंथ कम हो जाती है, वोल्टेज हाई वजह से वेवलेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ लिखा था वोल्टेज हाई की वजह से वेवलेंथ क्या हो जाती है आपकी, कम हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस चीज को समझिएगा, प्रॉपर्टीज को। मैंने क्या कहा कि when electron beam is excited due to high voltage difference, a high energy occur in electron beam and this high energy electron beam is tagged to a metal and the photoelectric effect and then X-ray produce। तो यहां इस फिनोमिना में मैंने क्या कहा कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, स्ट्राइक करे किसको, मेटल को। तो जब ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम है स्ट्राइक कर रही है तो इस पे भाई काइनेटिक एनर्जी होगी। ये काइनेटिक एनर्जी कहीं जाके क्या हो रही है, लूज हो रही है, किस पे, मेटल पे। जब स्ट्राइक हो रही है तो कहीं भी एनर्जी तो कंजर्वेटिव है, ठीक है, तो एनर्जी कहीं ना कहीं तो आपको फेस अपना चेंज करेगी। तो ये हाई एनर्जी क्या है, कहीं ना कहीं मेटल पे जाके आपकी स्ट्राइक हो रही है, तो मैक्सिमम एनर्जी वहां पर मेटल पे जाके स्ट्राइक हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है वहां जाके स्टॉप हो रहा है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी जो कि मैक्सिमम एनर्जी है वो स्ट्राइक हो रही है मेटल पे, कुछ इस तरीके से हो जाएगी ई वी क्या है, जो वोल्टेज डिफरेंस दिया गया V, और जो चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन पे Q 1.6 into 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। तो काइनेटिक एनर्जी E मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, EV। इस चीज को हम देखेंगे, E इक्वल टू क्या होता है, h म्यू। तो E इक्वल टू रखा मैंने h म्यू, मैक्सिमम है तो ये मैक्सिमम रहेगा, इक्वल टू EV। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.62 into 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे फॉर्मूला होता है कि आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6, ये मैं लिख देता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 जूल, ये रिलेशन होता है। तो आप इससे प्लैंक्स कांस्टेंट को आप इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या हो गई भाई, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी EV डिवाइडेड बाई H। फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, C बाई लैम्डा। तो इसी चीज को मैंने यहां लिखा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, C ओवर लैम्डा। जब ये मैक्सिमम है तो लैम्डा क्या होगा, मिनिमम होगा, इक्वल टू EV बाई H। यहां पे मैंने लैम्डा मिनिमम की वैल्यू निकाली, ये क्या होगी आपकी HC ओवर EV। Important and very important formula, minimum wavelength of X-ray can be calculated using this formula, where H is the Planck's constant, C is the velocity of light, E charge of electron and V the voltage difference between cathode and anode, और बैटरी सप्लाई और बैटरी वोल्टेज अक्रॉस द कैथोड एंड एनोड। तो इस फॉर्मूले से हम मिनिमम वेवलेंथ निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम मैक्सिमम एनर्जी निकाल सकते हैं। किससे रिलेटेड है ये फॉर्मूले भाई, ये फॉर्मूले एक्स रे से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा भाई आपसे, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि 25 किलोवोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द कैथोड एंड एनोड, फाइंड द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रे प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वैक्यूम ट्यूब एक्सपेरिमेंट, या फिर किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तब वहां पे अपनों को क्या किया, V की वैल्यू दे दी 25 किलोवोल्ट, बस V की वैल्यू 25 किलोवोल्ट लगानी है, बाकी सब क्या है, कांस्टेंट पैरामीटर है। यहां रखोगे, इसको सॉल्व करोगे, जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, लैम्डा मिनिमम हो जाएगा।
या फ्रीक्वेंसी निकालनी हो भाई EV 25 किलोवोल्ट रखा और ये इससे निकाल सकते हो, या आपको एनर्जी निकालनी हो एक्सरे की बीम की एनर्जी तो E से मल्टीप्लाई किया इलेक्ट्रॉन बीम जो है या फिर एनर्जी जो है एक्सरे की वहां से आपको फाइंड आउट हो जाएगी। फ्रेंड्स इस फॉर्मूले से एक इंपॉर्टेंट बात अपनों को याद रखनी है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है, इस फॉर्मूले से इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो लैम्डा मिनिमम है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही मैंने अभी आपको बताया भी था, जैसे ही मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो एनर्जी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी, और जब एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी आपकी? कम हो जाएगी। तो ये बात भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रे इज डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द पैरामीटर, और पैरामीटर आपको दे दिए जाएंगे कुछ इस तरीके से, एक वोल्टेज का डिफरेंस दे दिया जाएगा, एक मटेरियल की कोई प्रॉपर्टी दे दी जाएगी, या कोई ऐसा कोई और अदर पैरामीटर दे दिया जाएगा। तो उसमें आंसर क्या दिया जाएगा? जहां तक वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि वी ऑप्शन है या फिर कोई कांस्टेंट पैरामीटर दे दिया हुआ है। ये तो भाई कांस्टेंट है, बाकी आपका 1/v भी हो सकता है ऑप्शन में, या फिर ये पूरा ही ऑप्शन हो सकता है। बात समझ में आई? सिंपल से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे ये बात मैंने आपको समझा दिया। ऐसे ही ये जो मैंने आपको वर्डिंग बोली है, ये वर्डिंग आया हुआ क्वेश्चन है कि 25 किलोवाट की आपको 25 किलोवोल्ट की एनर्जी बैटरी सप्लाई लगाएगी तो मिनिमम वेवलेंथ बताइए। ये आया हुआ क्वेश्चन है एयरपोर्ट अथॉरिटी का ही। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक फॉर्मूला तो आपका ये रहा, और यही आपका फॉर्मूला क्या है? इंपॉर्टेंट है, वही सब इस फॉर्मूले के फेस है। इसके अलावा कि अपने लिए एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है एक्सरे में, बस यही एक सिंपल सा पॉइंट बचा है, इस चीज को और समझ लीजिए तो ये आपका टॉपिक समझिए कंप्लीट हो गया। एक्सरे को मैंने कैटेगरी में बताया था आपको, सॉफ्ट एक्सरे एंड हार्ड एक्सरे। इसके अलावा एक्सरे की एक कैटेगरी और है जिसमें आपको एक्सरे को डिफाइन कुछ इस तरीके से किया गया है। एक आपका एक्सरे जो है आपका है कंटिन्यूअस, एक मिनट कुछ साफ नहीं, एक आपका एक्सरे है कोई कंटिन्यूअस एक्सरे और दूसरा है आपका कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। एक है आपका कंटिन्यूअस एक्सरे और एक है आपका कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। एक है आपका कंटिन्यूअस एक्सरे, एक है आपका कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। नाम से ही क्लियर है, कंटिन्यूअस एक्सरे का एक ऐसा पैटर्न जिसमें कंटिन्यूअस हो, कोई चीज कंटिन्यूअस हो। तो ये कोई चीज क्या है? ये वो पैरामीटर है जिसके बारे में अब तक हमने डिस्कस किया, दैट इज वेवलेंथ। यहां कुछ समझ में ना आए ऑप्शन में तो समझ लीजिए कि मेन रीजन उसका जो होता है एक्सरे में वेवलेंथ ही उसका आंसर होता है। मोस्टली केसेस में वेवलेंथ इज द करेक्ट आंसर। तो कंटिन्यूअस एक्सरे में क्या है? पैटर्न बना हुआ है, एक पैटर्न बना दिया मैंने, ग्राफ के फॉर्म में समझा रहा हूं। इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ मैं बता रहा हूं कि इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ कंटिन्यूअस एक्सरे में भाई मिनिमम क्या है और वहां से लेकर कंटिन्यूअसली आपका फ्लो होगा। तो मिनिमम से लेकर हर पॉइंट पर कंटिन्यूअसली आपकी इंटेंसिटी आपकी शो होगी। कुछ इस तरीके से प्रैक्टिकली आपका पैटर्न आता है। आपको यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं भी आपको बताता हूँ। फिलहाल एक्सरे का समझिएगा। एक्सरे में कौन सा? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। ये जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से है कि इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ, और ये कंटिन्यूअस नहीं होता। यहाँ पर कुछ पीक पॉइंट आते हैं, कुछ इस तरीके से शार्प पॉइंट आते हैं, और जिस पॉइंट पर ये शार्प पॉइंट आते हैं वो एक शार्प वेवलेंथ कहलाती है, और जिस पॉइंट पर ये शार्प पॉइंट आए हैं ये जो है एक आपका कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की कैटेगरी में आते हैं। और इसे मैंने के बीटा कहा और इसे मैंने के अल्फा कहा। यहां से ही स्टार्ट हुए थे लैम्डा मिनिमम। अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपको समझाता हूं क्या है ये। क्या है भाई? के अल्फा और के बीटा। क्या ये जिस वेवलेंथ पे आए हैं एल लैम्डा के बीटा और लैम्डा के अल्फा। तो ये चीज क्या है? ये पैटर्न कैसा आ गया? ये तो चलो कंटिन्यूअस है, वो बात समझ में आई। ये पैटर्न कैसा आ गया? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में ये पैटर्न कैसा आ गया?
एक्चुअली फ्रेंड्स, जब एक्सरे के पैटर्न को समझा जा रहा था तब हमने बोहर मॉडल का यूज किया। बोहर मॉडल के यूज से हमें पता चला कि जब कोई इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करता है मेटल पे, तो मेटल के सबसे इनर ऑर्बिट दैट इज n=1, दैट इज के शेल पे जब कोई स्ट्राइक करता है तो उस समय उसका इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। जैसे ही उसका इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां वैकेंट सीट क्रिएट हो जाती है। उस वैकेंट सीट को फिल करने के लिए n=2 क्लास से कोई इलेक्ट्रॉन आपका जंप करता है। क्या मैंने बात कहा, उसको मैं रिपीट कर रहा हूं। जब कोई इलेक्ट्रॉन बीम किसी मेटल के एटम के इनर ऑर्बिट पे स्ट्राइक करता है, इनर ऑर्बिट मींस n=1 क्लास पे स्ट्राइक करता है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन आपका निकल जाता है तो एक वैकेंट सीट क्रिएट हुई। उस वैकेंट सीट को फिल करने के लिए एक अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। तो जब वो जंप करेगा उस टाइम फोटोन जनरेट होता है, फोटोन एनर्जी जनरेट होती है, जिसे मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताया था। ये चीज आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के चैप्टर को पढ़ने के बाद समझ में आएगी। नहीं पढ़ा हो तो प्लीज उसे पढ़ लीजिए, उसके बाद समझ में आएगा जो मैं यहाँ वर्डिंग बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जब ये स्ट्राइक किया तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, वैकेंट सीट क्रिएट हुई, उसको फिल करने के लिए अपर क्लास से कोई इलेक्ट्रॉन आया, देन फोटोन एनर्जी रिलीज हुई। तो यही जब बोहर मॉडल को डिस्कस किया गया तो उस समय हाई इंटेंसिटी अगर होती है उस पॉइंट पर, तो वही क्या है, के अल्फा एंड के बीटा। तो सर ये अल्फा क्या है और बीटा क्या है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपका n=1 कोई क्लास है, n=2, n=3, n=4, इसे K, L, M और ये N, K, L, M, N क्लास। जब कोई यहां पर जब ये वाला पैटर्न दिखने को मिलेगा कि K2L, तब आएगा आपका K अल्फा। जब आपका K2M आएगा तो आएगा K बीटा। जब आपका K2N पैटर्न आएगा तब आपका क्या आएगा, आपका K गामा। कहने का मतलब ये, जब सेकंड क्लास से फर्स्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन उस वैकेंट सीट को फिल करने आएगा तब क्या होगा भाई, K अल्फा होगा उस टाइम। जब थर्ड क्लास से फर्स्ट क्लास में आया, हो सकता है सेकंड क्लास का ना आया, थर्ड क्लास का आ जाए, थर्ड क्लास से फर्स्ट क्लास में आया तो आपका क्या होगा, K बीटा होगा। फोर्थ क्लास से इसमें आएगा तो आपका K गामा होगा। ऐसे हो सकता है कि सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करे, उस समय वो वैकेंट सीट हो जाए, तो उस टाइम जो उसको सेकंड को जो फिल करने के लिए आएगा, तो यहां से आप समझिएगा, यहां पे आ जाएगा L अल्फा और यहां से आया तो L बीटा। इसी तरीके से यहां पे आ जाएगा M अल्फा। ठीक है भाई, बात समझे आप। तो इस पैटर्न पे आप इतना परेशान मत होइए कि ये चीजें नहीं पूछी जाती हैं। जो मैंने वर्ड बोला इस बात को समझिएगा। एक कंटिन्यूअस एक्सरे होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे होती है। इसमें क्या है, इसमें जो मिनिमम वेवलेंथ है वहां से स्टार्ट हुआ और कुछ पॉइंट ऐसे आते हैं जहां पर इंटेंसिटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। जिन वेवलेंथ पे आते हैं वो बोहर मॉडल से समझी जाएगी, और उस बोहर मॉडल से जब समझा गया तो पता चला कि ये जो वेवलेंथ है वो उस मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, जिस मटेरियल की हम स्टडी कर रहे हैं, जिसकी क्लासेस की हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके इलेक्ट्रॉन की हम स्टडी कर रहे हैं। तो इन चीजों का डिस्कशन, के अल्फा, ये लैम्डा, अल्फा और बीटा, इनका जो डिस्कशन होता है ये किससे रिलेटेड, ये आपका मटेरियल से रिलेटेड है। मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टी, उसके एटॉमिक नंबर से रिलेटेड है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इस चीज से रिलेट करता है। तो ये चीजें पता चलती है मटेरियल से, दैट इज इट्स एटॉमिक नंबर से आपको पता चलेगा। बट ये जो मिनिमम वेवलेंथ है, ये भाई अभी आपको रिलेशन लिखा था कि मिनिमम वेवलेंथ इक्वल टू आपका hc/ev। तो यहाँ पर जो मिनिमम वेवलेंथ है ये किस पे डिपेंड करती है, ये वोल्टेज डिफरेंस v पे डिपेंड करती है। तो मिनिमम वेवलेंथ किस पे डिपेंड कर रही है, वोल्टेज डिफरेंस v पे डिपेंड कर रही है। देन इसके बाद यहाँ कंटिन्यूअस पैटर्न है, यहाँ पे कुछ पैटर्न में आपका मिसमैच होता है, एक शार्प इंटेंसिटी जनरेट होती है। ये शार्प इंटेंसिटी क्यों होती है, ड्यू टू इमिशन की वजह से होती है। आपके थर्मली जब स्ट्राइक करता है कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम के सर्किल पे या एटम के ऑर्बिट पे, उस समय जो आपका इमिशन होता है, या फिर उसे कहें कि जो आपका इलेक्ट्रॉन की इजेक्टेड स्टेट होती है, तो उससे रिलेट करता है। तो इस चीज को हम मटेरियल से रिलेट करेंगे और मटेरियल के एटॉमिक नंबर से रिलेट करेंगे।
इस बात के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इस चीज को समझाने के लिए एक लॉ आया जो था मोजले लॉ। ठीक है, मोजले लॉ ने इस चीज को समझाया। उन्होंने एक इक्वेशन दी अपनी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के टर्म्स में। ठीक है, उस चीज को हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल इस चीज को तो अभी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। और ये मैंने आपको बताया कंटिन्यूस, एक चीज और, कंटिन्यूस जो चीज कंटिन्यूस एक्सरे हो, ठीक है, तो उसको कंटिन्यूस को ही हम व्हाइट एक्सरे भी कहते हैं। व्हाइट एक्सरे, इसे हम व्हाइट एक्सरे भी कहते हैं। भाई बात समझ में आई आपको? मैंने आपको आज की क्लास में क्या बताया? मैंने आपको आज की क्लास में बताया कि एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है। एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है? वैक्यूम ट्यूब में मैंने हाई इलेक्ट्रॉन बीम को स्टैक किया मेटल पे, देन एक्सरे किया, किसी विंडो से आपकी पास हो गई। एक्सरे की प्रॉपर्टीज को बताया था, उसकी स्पीड को बताया था, उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज को बताया, उसकी वेवलेंथ की रेंज को बताया। वो ईएम वेव का ही एक पैटर्न होता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इस चीज को मैंने आपको समझाया नहीं, बट इस पॉइंट को बता दिया क्योंकि यही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस पे अफेक्ट नहीं करती हैं। और इसके बाद मैंने आपको समझाया कि सॉफ्ट एक्सरे होती हैं, हार्ड एक्सरे होती हैं। सॉफ्ट एक्सरे और हार्ड एक्सरे में क्या डिफरेंस है। देन आपको मैं ले गया एक मिनिमम वेवलेंथ के फॉर्मूले पे कैसा क्रिएट हुआ और वो उसका इंपॉर्टेंट वोल्टेज डिफरेंस से क्या रिलेशन था। उसके बाद मैंने कैटेगरी बनाई एक कंटिन्यूअस एक्सरे और एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। इस चीज को हमने डिस्कस किया, यहां तक अभी डिस्कस किया। इस बात को समझने के लिए मोजले लॉ को पढ़ना पड़ेगा। मोजले लॉ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, इसी का नेक्स्ट पार्ट है मोजले लॉ, वो भी एक्सरे से ही रिलेटेड है। तो इस पॉइंट को अभी मैं कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, इस पॉइंट को यहीं छोड़ देता हूँ क्योंकि क्लास ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। तो आप इस चीज को समझिएगा, आप वीडियो को देखिएगा, समझिएगा बात को जो मैंने आपको समझाया। क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिएगा, आपको क्वेश्चन हो जाएंगे। जो नहीं है, जो डाउट लगे वो मुझसे पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, आपके लिए प्रॉफिटेबल हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगती है करने में। ठीक है, आप सिर्फ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और दोस्तों को बताइए। बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और वहां पे डिस्कस करेंगे कि अगला पैटर्न जो होगा वो किस तरीके से होगा। थैंक यू सो मच।